हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, रेजोनेंस देख रहे थे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंडक्टिव को कवर कर लिया है। इंडक्टिव होता क्या है उसको हम लोग डिफाइन किए, फिर उसके बाद में डिफरेंट तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई, और उनके एप्लीकेशंस को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में बात करना शुरू किया कि रेजोनेंस का ओल्ड डेफिनेशन क्या था, न्यू डेफिनेशन क्या निकल के आया, क्यों हम लोग को रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत होती है, इन सब के बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, ठीक ना। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात किया था रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस के लिए दो कंडीशन मस्ट हैं। कौन कौन से दो कंडीशन है वो रेजोनेंस के लिए? पहला जो कंडीशन है, सिस्टम शुड भी क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो लिख लो, सिस्टम शुड बी प्लेनर, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। सिस्टम शुड बी प्लेनर, सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर यानी कि क्या होना चाहिए, या तो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये पहला कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है ये। एंड द सेकंड कंडीशन इज, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग बोलते ही किसको है, राइट। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग किसको बोल रहे थे, कहीं पर भी ऐसा देखने को मिले ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, या फिर क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कुछ कहीं पर देखने को मिलता है तो वो सिस्टम कैसा कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए डबल बॉन्ड बी, और ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ए एटम, ए हमारे पास में कार्बन भी हो सकता है ना, डिफरेंट तरह कुछ भी एटम्स हो सकते हैं ये, ठीक है। तो एक जनरल हम लोगों ने तरीका लिया है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस किस केसेस को डिस्कस कर लिया है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ट्रिपल बॉन्ड भी रहा होगा तो उसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, हमको लगता है, ठीक ना। और नहीं किया है तो आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कि और इसमें देखो, जब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव क्या है, खाली है। एक बात थी ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट जो होगा, वो मूवमेंट कैसा होने वाला है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है। कैसा होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है ना। ये बातें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कवर किया है, राइट। कि ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, खाली है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब क्या है, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करी जाएगी, ज्यादा कंसिडर करी जाएगी। एंड नेगेटिव के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि एक एटम से वो हेल्ड होता है। वेयर इज ये जो पाई बॉन्ड है, ये दो एटम से हेल्ड होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। और मूवमेंट में कौन मूवमेंट करना शुरू करेगा, नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे उसके बाद डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में दो केसेस थे। दो केसेस क्या था कि ए और डी एटम, इधर जो हमारे पास में क्या था, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर डबल बॉन्ड डी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर दो केसेस थे। एक केस वो था जिसमें कि ए और डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। और दूसरा केस ये था कि लेट सपोज कि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मूवमेंट पाई बॉन्ड का उस तरफ होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम रहा होगा उधर की ओर मूवमेंट होगा। फ्री रेडिकल के केस में क्या डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल में क्या होता है कि फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगेन वो एक एटम से हेल्ड है, वेरेज जो हमारे पास में पाई बॉन्ड है वो दो एटम से हेल्ड होता है। और लोन पेयर के केस में हमारे पास में क्या था, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की तरह हम लोग कंसीडर कर रहे थे। यानी कि नेगेटिव चार्ज में जो नेगेटिव चार्ज, या फिर मतलब बोल सकते हो लोन पेयर, दोनों को एक जगह पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोन पेयर रहेगा चाहे हमारे पास में नेगेटिव चार्ज रहे, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कंसीडर करेंगे ओवर द
पाई बॉन्ड, राइट, यही बात थी, क्योंकि अगेन ये एक एटम से न्यूक्लियाई, एक एटम के न्यूक्लियाई से हेल्ड होता है, वेरेज ये जो पाई बॉन्ड है ये दो एटम के न्यूक्लियाई से हेल्ड होता है, इसी वजह से इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, ये बातें थी। और लास्ट क्लास में इतना तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग और दो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहां पर कि रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग देखना शुरू करेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्यों पढ़ते हैं? सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करने के लिए कि सबस्ट्रेट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है ना, उसको ही पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 5 होगा, हम आई थिंक लगता है लास्ट क्लास में फोर्थ केस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग केस 5 को डिस्कस करेंगे कि केस नंबर 5 क्या है। तो केस नंबर 5 लिखो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, केस नंबर 5। नेक्स्ट इज द केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या कहता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो क्या होता है ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? मतलब क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सामने क्या होना चाहिए? डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होना चाहिए, तब वहां पर क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है, या फिर बोल सकते हो क्या, मूवमेंट हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लिखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अटैच्ड with vacant d orbital, atom containing vacant d orbital, atom containing vacant d orbital, vacant d orbital, राइट। बात समझ में आ रही है कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के बगल में क्या प्रेजेंट होगा? वैसा एटम जिसके पास क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए, इधर क्या है CH2 और इधर बगल में क्या पड़ा हुआ है Cl। तो क्लोरीन जो होता है ना वो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। कितने कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है? ये थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने पीरियडिसिटी में डिस्कस किया था ये, ठीक है ना। तो क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास क्या रहा होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होता है। क्या रहा होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब समझ में आता है ना, खाली, ठीक है ना। खाली डी ऑर्बिटल है जिसमें कि वो कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है? दे सकता है। और इस तरह से यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक ना। रेजोनेंस पॉसिबल होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस तो पॉसिबल होगा ही होगा, ठीक ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? रेजोनेंस पॉसिबल है। बट ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डबल हेडेड एरो लगाएंगे, रेजोनेंस इज पॉसिबल, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है? पॉसिबल है। वेरेज अगर हम बात करें कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाए आपको, ठीक ना, कि CH2 है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, CH2 और यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन पर, कार्बन पर क्या? नेगेटिव चार्ज। अब बताओ कि क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये कौन से पीरियड वाला एलिमेंट है? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा भी रहा हो कि इधर क्या है? CH2 है, फिर उसके बाद में CH2 है, या फिर CH3 लगा लो, क्या लगा लो? CH3, और यहाँ पर CH2 है और बगल में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। क्या बताओ यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो था बट यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते ही हम क्या बोलेंगे?
प्लेनरिटी ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है ये मॉलिक्यूल, है कि नहीं, प्लेनरिटी ही डिस्टर्ब हो गई। जब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है पैरेलली प्रेजेंट ही नहीं होंगे, यानी कि मतलब एक प्लेन पर ही नहीं होंगे ऑर्बिटल्स, तो फिर मूवमेंट कैसे होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, नहीं हो सकता है। और पहली बात, पाई इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये रीजन है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब बोल सकते हो क्या कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, और टेट्राहेड्रल मतलब एक प्लेन में नहीं रहा होगा, ठीक ना, और एक प्लेन में नहीं रहा होगा मतलब मूवमेंट हो सकता है, ठीक ना। और इस तरह से यहाँ पर भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, नो रेजोनेंस, यहाँ पर भी किसी तरह का रेजोनेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो नोट करो, और इसके बाद आपको कहीं पर भी अगर रेजोनेंस करवाना है तो क्या होना जरूरी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। जैसे कि अगर सल्फर रहा होता, एसएच रहा होता, तो फिर होता कि नहीं, बिल्कुल होता। क्यों होता, क्योंकि वहां पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं क्या कि CH2 माइनस जो है इसके बगल में क्या रहा होता, SH रहा होता, तो सल्फर जो होता है, अगेन ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होगा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहां पर भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। जितने भी थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं ना पी ब्लॉक वाले, ठीक ना, उनके पास में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे सकता है, और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस, CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या रहा होगा, SH रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड इसका, CH2 और इधर क्या रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा होगा सल्फर के साथ में, ऐसा ही कुछ रहा होगा। इस पर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बगल वाले पर भी क्या आ रहा है, जब ले लेगा तो फिर इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाओ, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से रहा होगा ना। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे उसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम बोलें कि अगर यहीं पर क्या रहा होता, CH2 है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, OH है, तो बताओ क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होने वाला है, रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ, अब मान के चलो कि फॉस्फोरस आ जाए, ठीक ना, फॉस्फोरस आ जाए तो हो सकता है कि नहीं। जैसे कि CH2 है, CH2 है, और फिर यहाँ पर क्या है, PMe3 फॉस्फोरस है, और इससे कितने लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगेन बोलो कि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और उसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH2, और यहाँ पर क्या रहा होगा, फॉस्फोरस Me3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। बोलो समझ में आ रही है ये बात। अब अगर बोलें यहीं पर नाइट्रोजन रहा होता तो क्या नाइट्रोजन के साथ में होगा, नाइट्रोजन उसी ग्रुप का एलिमेंट है, बट वहां पर रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी कि मस्ट कंडीशन क्या है कि सामने वाले के पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और दूसरा जो एटम है उसके पास में क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। सामने बगल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट केस हम लोग का वही है ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत। हम लोग को ये याद रखना है कि जो हमारे पास में ये एटम रहा होगा, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या कि नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के बगल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट डी ऑर्बिटल किनके पास होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास में होता है, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट करो। देखो अब आगे, ठीक है ना, हमने क्या बताया कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के बगल में क्या होना चाहिए, ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास क्या होगा,
डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? डी ऑर्बिटल। ये मस्ट कंडीशन है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। और डी ऑर्बिटल किनके पास में होगा? थर्ड पीरियड और उससे नीचे आने वाले जो एलिमेंट है ना, उनके पास में क्या रहा होता है? थर्ड पीरियड और उसके नीचे आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनके पास में क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। कहीं पर अगर सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट आ जाए तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। और नेगेटिव चार्ज भी होना मस्ट है ना, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं बगल में। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं होने के साथ साथ कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो प्लेनरिटी ही डिस्टर्ब हो गई, एक प्लेन पर है ही नहीं तो मूवमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। तो इसी वजह से वहां पर रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखो जिसमें कि आप बताओ कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? कि यहां पर क्या रहा होगा? क्लोरीन, और इधर क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन है। ठीक ना। क्या है? ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपको क्या करना है बताओ, यहाँ पर कौन सा केस सबसे पहले हम लोग को देखने को मिल रहा है? इससे प्रीवियसली जो पढ़ा है ना हम लोगों ने, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। यही चीज है ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं। और ये पाई बॉन्ड जो है नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर यहाँ पर शिफ्ट होगा। ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस पर आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या रहा होगा? क्लोरीन। बाद बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही रहा होगा, है कि नहीं। अगेन देखो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहुंचा तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्लोरीन के पास में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है ना। क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पर तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा सकता है? यहाँ पर रेजोनेंस में जा सकता है, यानी कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक ना। और दूसरा केस क्या हो सकता था कि ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाए? यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, और ये जो पाई बॉन्ड है ये नेक्स्ट वाले कार्बन पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन करके मिलेगा हम लोग को? ये रहा होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड क्लोरीन, और यहाँ पर क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसा कुछ रहा होगा? रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो ये तो रेड वाले कलर की बात कर ली ना हम लोग, उसकी बात कर रहे थे ना, सॉरी। तो यहाँ पर तो पाई बॉन्ड रहा होगा ना। ये तो ब्लैक वाले की बात कर रहे थे ना, जब इधर की ओर मूवमेंट करेगा। जब हमारे पास में दूसरा वाला केस क्या कि जब हमारे पास में ये नेगेटिव चार्ज इधर की ओर जाएगा। ठीक ना। कैसा होगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो। इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा था ना, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगेन फिर क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अगेन क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड वापस से यहाँ पर जाएगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला, वो कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्या रहा होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रहा होगा? पाई बॉन्ड, और फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड, और इधर क्या रहा होगा? क्लोरीन रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो ना। कैसे बनेगा बताओ? कि यहाँ पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। यहाँ पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस क्लोरीन के साथ में क्या बना रहा है? यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के साथ में भी क्या बन रहा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा होगा। इस ऑक्सीजन पर कैसा, मतलब बोल सकते हो क्या इस पर नेगेटिव चार्ज था? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो। यहाँ पर आ रहा था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ रहा था, और फिर कहाँ पर आ रहा था? यहाँ पर आ रहा था। और क्लोरीन पर भी हमारे पास में क्या आएगा?
जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो फिर यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि यहाँ पर भी क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब सभी एटम के बीच में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड ना तो वो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही वो प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक ना। दोनों के बीच का लेंथ का क्या रहा होता है, ये बॉन्ड रहा होता है। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है, ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या रहा होगा, जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेंगे, कॉन्जुगेट में रहेंगे या फिर किसके साथ में, जब क्या रहा होगा हमारे पास में सामने में वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं पता है ना, किसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे किसके बगल में, पॉजिटिव चार्ज के बगल में, इन दैट केस क्या होगा कि जो लोन पेयर है वो किस में जाएंगे, डीलोकलाइजेशन में जाएंगे। कहां पर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है ना। तो वो वाला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ इतना समझ में आई, ये वाला केस समझ में आया। आपको ध्यान क्या रखना है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए और बगल में क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। बस सिंपल सी बात ये है।